आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि आखिर प्रस्तावना क्या है, यह कहां से लिया गया है या इसका स्रोत क्या है, इस प्रस्तावना में क्या कहा गया है या क्या लिखा गया है, इस विषय पर एक चर्चा करेंगे। प्रारंभ में हम देखते हैं कि प्रियम्बल शब्द का आशय उद्देशिका या प्रस्तावना होता है। प्रियम्बल शब्द जो है यह एक लैटिन शब्द है प्रेएम्बुलस, इससे यह प्रियम्बल बना है। प्रेएम्बुलस शब्द का अर्थ है प्रस्तावना, भूमिका, आरंभ, आमुख आदि। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना को भारतीय संविधान के प्रारंभ में क्यों रखा गया है। तो सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ जो है एक प्रस्तावना या उद्देशिका से होता है, जिससे यह पता चलता है उस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है तथा यह जो प्रस्तावना है उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। किसका? उस अधिनियम का। यह जो प्रस्तावना है उसके मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यहाँ जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वह उस अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में भी मदद करती है। साथ ही साथ उस अधिनियम का क्या दर्शन है या मूलभूत क्या उद्देश्य है, ऐसे प्रश्नों को भी हम किसी भी अधिनियम की प्रस्तावना से हम ये समझ सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे, उनका क्या दर्शन था या वह किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे। इन प्रश्नों का उत्तर जो है हमें उद्देशिका से या प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि आखिर इस प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो स्रोत मूलतः पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में हमें दिखाई देता है, जहां यह बताया गया था कि आखिर हम इस संविधान सभा से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं और हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कालांतर में इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही संशोधित कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं कि इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस प्रस्तावना को लिया गया है। इसके पश्चात देखते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। इस प्रकार हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वह कुछ इस प्रकार से सामने आई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या हिंदी में हम बोल लेते हैं तो मिति मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना था और शुक्ल सप्तमी संवत
6 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम अपने आप को समर्पित करते हैं और इसे अधिनियमित किया गया। इस प्रकार हम यहाँ पर संविधान में बहुत सारे ऐसे शब्द देखते हैं जिनका यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है कि आखिर इन शब्द का अर्थ क्या है। इसके साथ साथ इस प्रस्तावना के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, उस तथ्यों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस प्रस्तावना से ज्ञात होने वाले तत्व या तथ्य कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम है कि इस प्रस्तावना का जो स्रोत है वह कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत तो हम भारत के लोग, प्रारंभ में ही बोला गया है हम भारत के लोग। यहाँ पर एक तथ्य है कि हम भारत के लोग कहीं न कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान जो बना था उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम संयुक्त राज्य के लोग, तो वहाँ से यह लिया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यदि हम देखते हैं तो उसकी प्रस्तावना में भी कुछ शब्द समाहित हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति हमारा जो देश है या हमारा जो राज्य है उसकी प्रकृति कैसी है। तो हमारा राज्य जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, एक सॉवरेन स्टेट होगा, समाजवादी होगा, सोशलिस्ट, एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी हमारे राज्य की जो प्रकृति है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की प्रकृति की है। हमारे संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो न्याय प्रदान करना, जस्टिस, उसके बाद है स्वतंत्रता जिसे हम लिबर्टी या फ्रीडम भी कह सकते हैं, समता, इक्वालिटी और बंधुता, हम फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देंगे। यह हमारे संविधान का मूलभूत उद्देश्य या लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त हमें संविधान के पारित होने की तिथि या किस तिथि को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है और वह तिथि है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं इन शब्दों का एक संक्षिप्त रूप से इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कहने का आशय यहाँ पे क्या है। इसका आशय है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वह कौन है, भारत की जनता। यानी भारत की जनता ने इस संविधान को बनाया है। अब बनाया तो सारे लोग बैठ करके तो नहीं यहाँ पे बना लिए, परंतु यहाँ पे हुआ क्या कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता के लिए इस संविधान को बनाया है। और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता या नागरिकों ने इस संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। परंतु जो हमारा मूल स्रोत है संविधान का या जो मूल शक्ति है वो हमें भारत की जनता से ही प्राप्त होती है। इसके पश्चात देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन स्टेट क्या कहा जाता है। तो इससे आशय है कि वैसा राज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, हम वैसे राज्य को कह सकते हैं जिसके आंतरिक और बाह्य सत्ता पर किसी भी बाह्य शक्ति का नियंत्रण न हो, यानी वह अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा अपने सारे निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र। देखते हैं मित्रता या संधि जो होगी वह हम अपने आप ही करेंगे। हम किसी के दबाव में आकर के किसी भी व्यक्ति से ना ही मित्रता कर सकते हैं ना ही हम संधि कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम शीत युद्ध के दौरान देख सकते हैं और वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति के मद्देनज़र हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर कि हम एक ही साथ दो ध्रुवों यानी रूस और अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। हम किसी के दबाव में आकर दूसरे के साथ अपने संबंध खराब या समाप्त नहीं कर रहे हैं। दोनों के साथ हमारे संबंध उतने ही बेहतर हैं। उसके बाद है प्रभुता कहाँ पे स्थापित है इसकी। तो यह जो है जनता में निहित है। भारत की जनता में
हमारे राज्य की प्रभुता निहित है। इसके बाद है कि हमारा जो संघ है वह संघ कैसा है, अनश्वर संघ है, यानी वैसा संघ जो स्वयं उद्भूत हुआ है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, तथा संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। यहाँ अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान या उसके संघ से तुलना करें तो हमें पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों ने संघ का निर्माण किया है, न कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। इसके विपरीत भारतीय संघ का जो निर्माण है वह भारतीय राज्यों का जो निर्माण है वह संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। जब हम देखते हैं राज्यों के राज्य का जो निर्माण है वह कौन करेगा, तो संसद करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर संघ जो है राज्यों का निर्माण करता है, इसलिए राज्यों को संघ से अलग होने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसके पश्चात देखते हैं समाजवादी शब्द को, तो इसे संविधान में अपरिभाषित छोड़ दिया गया। अब अपरिभाषित छोड़ दिया गया कि समाजवाद का क्या परिभाषा होगा हमारे संविधान के अनुसार, विधि विशेषज्ञों ने या हमारी विधायिका ने इस चीज़ को छोड़ दिया है। परंतु अगर हम समाजवाद की परिभाषा को हम देखते हैं तो उसे कहा जाता है आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को हम समाजवाद के परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम संविधान के प्रस्तावना में भी इसे देखा जा सकता है। यद्यपि समाजवादी शब्द हमारे संविधान में समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, तो संविधान विशेषज्ञों और विशेषकर संविधान सभा के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। वे अपने आप को किसी भी वाद या भारतीय संविधान को किसी भी वाद से जोड़ने के पक्षधर नहीं थे, इसलिए मूल संविधान में हमें समाजवादी शब्द दिखाई नहीं देता है। इसके बाद देखते हैं समाजवाद की परिभाषा के अनुसार, तो उत्पादन और वितरण के साधन जो होंगे और पूर्णतया या अंशतया सार्वजनिक स्वामित्व का नियंत्रण होता है। परंतु भारत में क्या है कि भारतीय समाजवाद जो है नेहरू के विचार और गांधी जी के विचार दोनों को मिलाकर के भारतीय समाजवाद का निर्माण किया गया है, जो एक मिश्रित समाजवाद के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यानी यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। यद्यपि वैश्वीकरण के उपरांत या आर्थिक सुधारों के उपरांत हम देखते हैं कि जो हमारा यह समाजवाद है वह पूंजीवाद की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ निजी क्षेत्रों का अस्तित्व सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर कुछ ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद देखते हैं पंथ निरपेक्षता। यद्यपि हमारे संविधान में या के विभिन्न प्रावधानों में पंथ निरपेक्षता की व्याख्या की गई के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जो हमें मूलतः भाग 3 में मूल अधिकार में दिखाई देते हैं। तो जब संविधान में इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो संविधान में पुनः इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया। यद्यपि शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार पंथ निरपेक्षता शब्द का आशय है अनाध्यात्मिक अधार्मिक विश्वास की ऐसी पद्धति जिसमें सभी प्रकार के धार्मिक उपासनाओं और आस्था को नकारा जाता है। यानी आप किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना और आस्था को आप नहीं मानते हैं, यानी आप नास्तिक हैं। इसके बाद है भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें पंथ निरपेक्षता की परिभाषा जो कि अपरिभाषित है, परंतु भारतीय संदर्भ में राज्य का धर्म नहीं होगा। हमारा जो राज्य का कर्तव्य है वह किस प्रकार से है, तो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, यानी हम सारे धर्मों को एक नज़र से देखेंगे। हमारा क्या होगा, अगला दर्शन जो है हमारा वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पंथ के आधार पर यानी किसी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर राज्य नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर पंथ निरपेक्षता शब्द जो है
यह आया कहाँ से? यद्यपि यह एक पश्चिमी अवधारणा है, पश्चिमी देशों की यह अवधारणा है जो भारत में भी शामिल की गई थी। अब यहाँ देखते हैं तो जब हम यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर राज्य और चर्च यानी राजा और चर्च के मध्य सत्ता को लेकर हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती थी। शासक स्वयं को सर्वोपरि समझते थे, परंतु चर्च अपने आप को सर्वोपरि समझता था। तो इन दोनों के मध्य सत्ता संघर्ष के कारण ही पश्चिमी देशों में इस पंथ निरपेक्षता की अवधारणा प्रस्फुटित हुई। यद्यपि भारत में या भारत सदा से ही एक पंथ निरपेक्ष राज्य। साथ हम देखते हैं हमारे राज्य की एक अन्य विशेषता को, जो है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द जो है लैटिन के दो वर्ड्स डेमोस और कार्टोस से बना है। डेमोस का अर्थ है जनता या नागरिक और कार्टोस का अर्थ है सरकार या शासन। अर्थात इस शब्द के अनुसार लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों या जनता का शासन। यह दो प्रकार का होता है, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम स्विट्जरलैंड और प्राचीन भारतीय गणराज्य में देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हम यूएसए और भारत के लोकतंत्र को रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या होता है। वैसे राज्य जहाँ किसी भी निर्णय के निर्माण के लिए जनमत संग्रह आदि का प्रावधान है, परंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। स्विट्जरलैंड में यदि बृहस्पतिवार को स्कूल बंद रखना है या ब्रेड की कीमतें बढ़ानी भी है तो उसके लिए वहाँ पर जनमत संग्रह करवा लिया जाता है, परंतु यूएसए या भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि कुछ देश जैसे फ्रांस, आयरलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड आदि संविधान में ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत यदि संविधान में उन देशों में संशोधन करना है तो वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है, यानी जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ संविधान में संशोधन किया जाता है। आखिर उस संशोधन के लिए जनता की क्या राय है यह जनता से जान लिया जाता है और उसके अनुरूप ही संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके पश्चात देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्रात्मक शासन वैसा शासन है जो जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को ही अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र कहा है। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए विधानों का निर्माण करते हैं। तो इस पद्धति में मूलतः हम अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का आशय है जनता की सर्वोच्चता, विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त वर्ग का अभाव, समानता के आधार पर सार्वजनिक पद समस्त भारतीयों के लिए खुले होंगे। यह इसकी एक विशेषता होगी। जहाँ गणराज्य में वंशानुगत शासन का अभाव होता है, यानी यहाँ वंश के आधार पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है और वह राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, यानी यहाँ जनता की सर्वोच्चता है। इसके पश्चात है कि इस राष्ट्राध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ किसी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं है तथा समानता के आधार पर भारत का कोई भी नागरिक जो राष्ट्राध्यक्ष के पद के योग्यता के लिए उपयुक्त है वह भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। इसके पश्चात देखते हैं कि ब्रिटेन में मूलतः क्या है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति न होकर वंश के आधार पर वहाँ का शासक वर्ग है। यानी आज भी ब्रिटेन में
गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के स्थान पर राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। इसके पश्चात देखते हैं न्याय। तो हमारे संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? केवल विधिक न्याय ही ना होकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। अब इन शब्दों का एक एक कर हम अर्थ यहाँ पर समझते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय का आशय क्या है। तो सामाजिक न्याय का आशय है कि भारतीय नागरिक या भारतीय राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष या लिंग के आधार पर या उपाधि आदि के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा तथा राज्य के समक्ष सभी व्यक्ति या नागरिक जो होंगे वह समान होंगे। अब इस सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में इसका प्रावधान किया गया है कि हम क्या अधिकार नागरिकों को देंगे या राज्य को हम क्या निर्देश देंगे कि सामाजिक न्याय या सामाजिक समानता भारत में स्थापित हो सके। तो इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए हम काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा। प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने के लिए निर्देश, न्यूनतम मजदूरी, बेगार पर प्रतिबंध आदि के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं आर्थिक न्याय को। तो भारत में अमीर गरीब की खाई को पाटने का प्रयास किया गया है ताकि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए संविधान में? तो जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके, राज्य की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से किया जा सके ताकि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो सके तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। अब यहाँ पर है कि अगर स्त्री और पुरुष समान काम कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष को लिंग के आधार पर उनको अलग अलग तनख्वाह या वेतन नहीं दिया जा सकता है। समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन ही दिया जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं राजनैतिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। यानी सभी नागरिक अपने मत दे सकते हैं। इसके पश्चात है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का आशय क्या है? यह है लिबर्टी या फ्रीडम। तो स्वतंत्रता या लिबर्टी शब्द जो है यह लैटिन शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? दासता से मुक्ति, बंधन मुक्ति, कारा मुक्ति आदि। तो यहाँ पर जो हम स्वतंत्रता दे रहे हैं लोगों को, वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी आप अपना विचार रख सकते हैं किसी भी विषय पर, अपने आप को किसी भी माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, जिसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात है आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप भारत में मान सकते हैं और उस धर्म के अनुसार आप अपनी उपासना या पूजा पद्धति कहीं भी कर सकते हैं। यह सारे जो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं यह आपको मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं समानता या इक्वालिटी। अब समानता का आशय क्या है यहाँ पर? तो प्रतिष्ठा और अवसर की आपको समानता मिलेगी।
इसके पश्चात क्या है, आपको विधिक समानता प्राप्त होगी, जिसका आशय क्या है कि विधि के समक्ष सारे लोग समान होंगे, न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई अमीर, न कोई गरीब होगा। इसके पश्चात क्या है, आपको सामाजिक समानता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। राजनैतिक समानता दी गई है आर्टिकल 325 और 26 के अनुसार। वहीं आपको आर्थिक समानता भी प्रदान की जाएगी, जहां समान कार्य के लिए समान वेतन आपको प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात है बंधुता। प्रस्तावना द्वारा ऐसी बंधुता या इस प्रकार की बंधुता को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हो। यानी ऐसा नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में आपस में न रहकर आपस में झगड़ा करें। इससे क्या होगा, हमारा जो देश होगा वह विखंडन की ओर या बिखराव की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम एक साथ रहें और राष्ट्र को एक करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को यहाँ हम सुनिश्चित करते हैं। हमारी बंधुता कैसी होनी चाहिए, तो हमारी बंधुता कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र एक हो और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया है वह मूलतः 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति में दिया गया था, जहाँ फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। क्यों कहते हैं, संविधान में संशोधन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो अब यहाँ पर है एक प्रश्न आया कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या प्रस्तावना में संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। यह दो प्रश्न कालांतर में संविधान के निर्माण के पश्चात ही उठ करके आए। तो पहला मुकदमा था इस संबंध में इंद्री बेरुवारी यूनियन 1960 का मुकदमा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो वह होगा इंद्री वेरुवारी वाद 1960 में। तो यहाँ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः विधायिका जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु यहाँ उच्चतम न्यायालय से एक छोटी सी भूल कह लीजिए या इसे उन्होंने तथ्यों को शायद दरकिनार किया होगा या उस समय की जो व्यवस्था रही होगी उसके अनुसार उन्होंने सोचने का प्रयत्न किया होगा। तो जिस प्रकार के संविधान के सभी अंगों को या सभी प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया था, उसी नियम और उसी आधार पर संविधान में प्रस्तावना को भी शामिल किया गया था। यह एक मूल तथ्य था जो शायद उस समय उच्चतम न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया होगा। अपनी इस गलती को उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में संशोधित किया, जिस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह मान लिया गया कि अंग है, साथ ही संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को उसी माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था जिस माध्यम से अन्य उपबंधों को शामिल किया गया था। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे को बरकरार रखते हुए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो हमारे संविधान या संविधान निर्माताओं की जो उद्देश्य थे, लक्ष्य थे या उनका जो दर्शन था, उस मूलभूत ढांचे को कोई नुकसान पहुंचे। तो उस नुकसान से छेड़छाड़ किए बिना हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तथा इसी बात में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था।
तो इस मूलभूत ढांचे को बरकरार रखते हुए आप संविधान में संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात है केशवानंद भारती। बाद में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद इस वाद के उपरांत या इस विवाद के उपरांत ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर प्रस्तावना में संशोधन किया गया और हमारे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ आपसे बराबर पूछा भी जाता है प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो वह 42वां संविधान संशोधन है। इसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था, तो वह केशवानंद भारती वाद 1973 आता है। इसके पश्चात भारतीय संविधान के अंतिम भाग में हम इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने की तिथि को देखते हैं। वह तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949। इस 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 26 नवंबर को। इस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को अभ्यर्पित और अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इस प्रकार हमारा आज का यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।